का। अब आप सोच लीजिए कि 10 दिन में आप लोग घर पे कितना पढ़े होंगे, तो रामे मालिक है। होता है, हमको पता है। 10% बच्चा भी सीरियस नहीं पढ़ता है, और पढ़े भी कैसे, बचपना है ना। तो गलती आपकी नहीं है, सोसाइटी का है, हम लोग का कल्चर का है, ऐसा ही होता है। गांव का 90% लोग इंजॉय करेगा तो कोई देख के कितना बर्दाश्त करेगा भाई। तो इसीलिए इसको ऑनलाइन कन्वर्ट किया गया है कि कम से कम अगर उस गांव में भी 1 घंटा अगर वीडियो देख लेते, लाइव क्लास करते, तो कम से कम 3-4 घंटा तो दिमाग में मेरा बात चलता है कि नहीं। कितनों गांव के लेकर प्रभावी है तो क्या हो गया, लेकिन एक क्लास 1 घंटा करने का मतलब है मिनिमम 4 घंटा आपके वो दिमाग में बना रहता है ना। अगर क्लास सीरियस होकर करते हैं तो वो 12 घंटा तक बना रहता है, आप समझ लीजिए। आज जैसे आप आ गए हैं तो आप सोचिएगा कि हम भुला दे सर को, नहीं भुला सकते, वो हम लोग का साइकोलॉजी है ना। जैसे हम बोले कोई रंग का कल्पना कीजिए, जल्दी से मन में कर लीजिएगा। एक कोई फर्नीचर का कल्पना कीजिए, कर लीजिएगा, तो रंग के कल्पना में 80% लोग लाल किए होंगे, मन से अपना सोच लीजिए, है ना। फर्नीचर बोले हैं तो कोई कुर्सी किया होगा, 80% लोग कुर्सी किया होगा। तो ये साइकोलॉजी है। हमने कहा जैसे रंग के बारे में सोचिए, तो तुरंत आपके दिमाग में लाल आया। 80% लोगों के दिमाग में लाल आया होगा। आप अपने आत्मा का बात अपने आत्मा में रखिए, हमको भी मत बताइए, हमको पता है यही आया होगा। 1-8% अपवाद होगा जो कोई हरा पीला सोच लिया होगा, वरना जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, रंग लाल, फट से लाल, है ना। कोई फर्नीचर कुर्सी, कपड़ा पैंट शॉर्ट, है ना, तुरंत यही सब आता ही है। तो ये साइकोलॉजी है, इसको समझना होगा। एक गार्जियन को, एक गुरु को, 2 को समझना होगा। अगर ये 2 लोग नहीं समझेंगे ना तो फिर आपका कैरियर बर्बाद कर देंगे। अब मेरे ही बच्ची है, 6 साल की हो गई, लॉकडाउन 2 साल बर्बाद हुआ, पढ़ने का उम्र हुआ। कोई बात नहीं बेटा, खेलो ऐसे करो, कोई बात नहीं, कम से कम शरीर बनाओ, दिमाग बनाओ, मजबूत बनो, सीखो कुछ नया नया। अरे अनुभव भी पढ़ाई को बहुत मदद करता है। तो ठीक है, गांव में गए अच्छी बात है, लेकिन उसको एक दिशा देना जरूरी होता है ना। कोई बात नहीं। तो कोई अगले महीने से, इस महीना भर हम माफ कर रहे हैं, अगले महीने से इस तरह से जिस दिन क्लास होगा और किसी कारण से क्लास बंद हो जाएगा तो उस दिन क्लास चलेगा। अभी चूंकि ये नया बैच है इसलिए हम इतना सीरियस कदम नहीं उठा रहे हैं, वरना हम कल भी पढ़ाते। लेकिन फिर सोचे कि नहीं, बहुत सारे बच्चे नए हैं, उनका छूट जाएगा, है ना, ऑनलाइन अभी जुड़े भी नहीं हैं। लेकिन अगले मंथ से हम लोग जिस दिन क्लास चलना चाहिए था उस दिन क्लास किसी कारण से, जैसे बरसात हो गया या कोई भी अन्य कारण हो जाता है, उस दिन क्लास नहीं चल पाती है, तो हम आके स्पेशली आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा देंगे, है ना, ताकि आप घर पे भी, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे ना हम लोग सीरियसली तो हम लोग का सिलेबस नहीं खत्म होगा। ऐसे ही लड़का लोग बदनाम करता है हमको, सर का सिलेबस 3 साल के बाद खत्म होता है, और ये सच्चाई भी है, हम स्वीकार कर रहे हैं, सच्चाई है। 3 साल प्लस लगता था। कब? जब ये नोट्स नहीं आया था तब। अब ये नोट्स आ गया है, 1.5 साल से 1.25-2 साल में खत्म हो जाएगा वो। लेकिन कब? जब हम लोग कम से कम जैसा बताए थे 365 दिन में 300 प्लस दिन पढ़ेंगे तब। अभी कितना पॉलिटी का क्लास हुआ है आपको पता नहीं होगा, लेकिन हमको पता है। कितना वीडियो बनाए हो? हाँ, मात्र 12 क्लास हुआ है। सोचिए 2 महीना में। हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मौसम खराब है, नहीं आया तो नहीं पढ़ाए अभी। लेकिन हाँ, अगले महीने से जैसा मात्र 12 क्लास हुआ अभी तक, मात्र पॉलिटी का। ये सोचने वाली बात है ना। और कम से कम पॉलिटी में हम लोगों को 100 प्लस क्लास चलेगा, 100। अब सोचिए 2 महीने में 12 तो 100 क्लास का मैथ वाले सोच लेंगे, लेकिन वैसा नहीं चलेगा, चिंता नहीं कीजिए। तो हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम आपको कभी धोखा नहीं देंगे। ये नहीं है कि छोड़ छाड़ के पढ़ाएं, है ना। देख रहे हैं समय खत्म हो रहा है भाई, नया बैच खोलने का टाइम है, जल्दी जल्दी हटाहट हटाहट, उस टाइप का यहाँ नहीं चलता है। आज भी मेरा बैच 2018 वाला अभी भी चल रहा है। क्या कीजिएगा, 2 साल कोरोना में फंस गया तो फंस गया, उस समय नोट्स नहीं था, हम कह रहे हैं। हाँ, ये भी लड़का लोग कहता है कि नहीं सर, कोई पूछता है कहाँ जाए तो अवतार सर के पास जाइए। तो दोनों चीजें, तो हम अपनी कमी को भी स्वीकार कर रहे हैं और आपके सच्चाई को भी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, है ना। अभी देखिए इकोनॉमिक्स पहले लगता था 6 महीना, और मुझे लग रहा है 3 महीना में, 3 से 4 महीना में खत्म हो जा रहा है। नोट्स बन रहा है उसका, है ना। पॉलिटी नोट्स जब बन गया तो उसका भी क्लासेस लगभग पहले लगता था 150 से 250 क्लास, 150 क्लास पॉलिटी का,
अब उसको घटा के 90 से 100 करना है ना। और इसका प्रयोग हो भी गया है 3 बजे वाले बैच में, तो काफी अच्छा चला। तो अब आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, लगभग 300 प्लस क्लासेस होते हैं, है ना, जनरल कंपटीशन के लिए। आ जाइए। तो 300-350 क्लासेस है, 1.5 साल समय में हम लोग का समय समाप्त हो जाएगा और बहुत कुछ हम लोग सीख लेंगे और आपको इतना गारंटी देंगे कि जीएस आपको दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, बस आप अपने प्रति ईमानदार बने रहिए। चलिए शुरू किया जाए। कहां तक पहुंचे थे हम लोग? नोट्स तो लाइए ना, नोट्स तो जो भर रहे हो वो लाइए। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन तक हुआ था। अब ध्यान दीजिए, यहां से समझने का कोशिश, एक बार रिवीजन करा दे क्या, जल्दी जल्दी में पूछ लेते हैं, बता दीजिए आप लोग, है ना। चलिए बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कैसे होता है? जर्मनी ने पोलैंड पर, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ। कहानी का असर इतना सारा याद है आपको, और वही रट्टा केवल लिखा रहता है, लिखिए भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथ को थे, सब एको ना बता पाई लोगन, गारंटी दे ना बता पाई लोगन। अभी बताने के पीछे कारण है कि इतना जबरदस्त तरीके से आपको कहानी सुनाए हैं कि आप अपने पोता पोती को भी सुना दीजिएगा, गारंटी है। नहीं हो रिवीजन कीजिएगा तो क्या होगा, तनका लिनलिथ को गड़बड़ाएगा, है ना। लिन था कोनो, लेकिन हाँ ओकरे समय में ऐसा हुआ था, कहानियां आपको नहीं भुलाएगा, लेकिन नमो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। चलिए, तो लॉर्ड लिनलिथ को वायसराय थे और उन्होंने क्या किया, भारतीयों की अनुमति सहमति के बिना ही भारत को क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध में किधर से, मित्र देशों की तरफ से घोषित कर दिया। इस पर कांग्रेसियों का क्या रिएक्शन था? 7 कांग्रेसी मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिए। इस त्याग पत्र को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया? वेरी गुड, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। उसके बाद नेक्स्ट कदम होता है, रामगढ़ में कांग्रेस का सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन लिनलिथगो ने उस प्रस्ताव से अलग जाकर के एक अलग तरह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको इतिहास में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यह अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 8 अगस्त 1946 को। किसने प्रस्तुत किया? लॉर्ड लिनलिथ को। उस समय भी लॉर्ड लिनलिथ को ही है ना, उन्होंने प्रस्तुत किया। अब जैसे अगस्त प्रस्ताव आता है, उसके विरुद्ध में महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। वेरी गुड, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे। वेरी गुड, छोटुआ देखिए इतना छोटू लेके आते है कि अभी इसका दिमाग खाली है ना। बहुत से होशियार विद्वान किस्म के लोग हैं, अपने ईगो त्याग दीजिए, बच्चा बन जाइए, समझिए मुझे कुछ नहीं आता है। हम कहाँ पूछते हैं, हम पढ़ाते हैं उसमें से पूछते हैं, हम नहीं पढ़ा नहीं पूछेंगे। इतना छोटा बच्चा है ये, लेकिन इसको सब याद है। क्यों याद है? क्योंकि इसका दिमाग खाली और ये सीखना चाहता है। आया हमसे पहला पढ़ रहा हो कंपटीशन हमसे, तो इसको हम जैसे बता देंगे अब इसका रास्ता बढ़िया बन जाएगा। लेकिन पहले से जो ऑलरेडी कुछ तैयार करके रखे हुए, उनको क्या करना पड़ता है, पहले खाली करना पड़ता है, फिर उनमें डालना पड़ता है। तो खाली करने में बड़ा हौच पोच करते हैं, एक पैसे निकाल दी ना, स्वरे के बातों में गलत हो सकता था, तो वही चक्कर में वाले नहीं होता है रिजल्ट। हम मिला लिए हैं पिछले 10 साल से 11 साल से मोती पढ़ा रहे हैं ना, तो हम देखे हैं नया लिखकर निकाल लेता है रिजल्ट, आज हम पुरनका तनका तेज रहता है उससे नहीं निकलता है। कारण यही है क्या कि पहले से ऑलरेडी दिमाग में गंदगी भरा हुआ है, और उसको कहेंगे निकालो तो शौक करेगा पर निकाल दी। 5 साल से धोइले बने तो कहते रहे निकाल दी, ना निकाले मौत निकाल भाई। चलिए, तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वेरी गुड, ठीक है ना। तो इस तरह से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू होता है। इधर क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का आक्रमण जो भारत की तरफ होने का खतरा बढ़ रहा होता है। हाँ, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति, वेरी गुड, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ईवार्ड। कहीं कहीं किताब में ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री दिया हुआ, गलत है बिल्कुल। हम इस पे रिसर्च किए हैं, इसमें कोई सब संदेह नहीं करना। पहले हम भी पढ़ाए थे प्रधानमंत्री शुरुआत बैच में, है ना, लेकिन हम आज भी अध्ययन करते रहते हैं। तो हमको वहां पूरा ऑस्ट्रेलिया का जब इतिहास भूगोल देख रहे थे, तो उसी में हमको पता चला कि नहीं, वो विदेश मंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, ठीक है ना। हो सकता है मेरा ही विद्यार्थी कह दे आपको, जो 2015 का पहले पढ़ा होगा, कि नहीं सर तो लिखा था ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, तो उनको समझा दीजिएगा हाँ सर उस समय लिखाए थे। एक्चुअली सवाल अभी आया तक नहीं है, लेकिन हाँ विदेश मंत्री थे, वो प्रधानमंत्री नहीं थे, ईवार साहब। अच्छा, चीन के राष्ट्रपति और उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। अब ध्यान दीजिएगा, तो
तो इस तरह से जब द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की लगातार स्थिति खराब होते चली गई, तो इन 3 देशों ने, कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, ये सब ने दबाव बनाया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर, या भारत के साथ एक अच्छा से वार्ता कीजिए और वार्ता करके किसी भी तरह पोट पाट करके भारतीयों को भी युद्ध में शामिल कीजिए, है ना। तब जाकर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अपने मंत्रिमंडल के सबसे चतुर बुद्धिमान सदस्य किसको, सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया। क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने क्या नाम दिया, पोस्ट डेटेड चेक। क्या नाम दिया, पोस्ट डेटेड चेक, वेरी गुड, है ना। क्रिप्स को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, शैतान का वकील। उसके बाद गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रस्ताव कब पारित हुआ, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ, 9 अगस्त। अच्छा, इस दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया, किस ऑपरेशन के तहत, बड़े ऑपरेशन जीरो आवर, है ना। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अंग्रेजों ने क्या किया, बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब यहाँ तक कहानी हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ से जो लोग नए हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, उससे भी नहीं मन भरेगा। तो आप लोग को जब भी नया बैच शुरू होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें आप लोग को अलाउ रहेगा, जितना छूटा है उतना अलाउ रहेगा, आप कवर कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में समाप्त हो जाता है। उसके बाद देखा गया कि भारत में कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट नहीं होता है राष्ट्रीय स्तर का अंग्रेजों के विरुद्ध में, है ना। छोटे मोटे छिटपुट विद्रोह होते हैं, जैसे नौसैनिक विद्रोह हुआ था, ये सब छोटे मोटे होते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कोई आंदोलन आप इतिहास में नहीं पढ़िएगा। तो इसके बावजूद भी 15 अगस्त 1947 को देश क्यों आजाद हो गया, जबकि भारत अगर मान लिया आजाद होना था तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हो जाता, अंग्रेज भाग जाता डर के मारे यहाँ से, है ना, या उसी समय हम लोग को संविधान सभा का गठन करवा देता, संविधान बनाने का अनुमति दे देता, है ना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसके पीछे क्या कारण है, खूब बढ़िया समझिएगा। अगर ये समझना है तो आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जानना होगा, है ना, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को जानना होगा, तभी जाकर के ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिए, होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध, आप जैसा जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था 2 गुटों के बीच में। ये 2 गुट कौन थे, मित्र देश थे और ध्रुव देश थे। मित्र देश में कौन कौन थे, अमेरिका, है ना, उसके बाद रूस था, है ना, ब्रिटेन था, यही सब था, चीन था, फ्रांस था, और इधर कौन था, जापान था, इटली था, जर्मनी था। अब यहां से आपको थोड़ी बहुत बातें आपको समझा भी चुके हैं पहले। ये चीज समझना है कि अमेरिका और रूस विचारधारात्मक आधार पर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। विचारधारात्मक आधार पर एक दूसरे के क्या थे, कट्टर दुश्मन थे। कट्टर दुश्मन इसलिए थे क्योंकि रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। बार बार इस शब्द को बोल रहे हैं, गलती मत कीजिएगा, सवाल आता है, जनरल कंपटीशन में भी आता है। तो बोल्शेविक क्रांति के द्वारा रूस में जो है साम्यवादी सरकार बन गया था। कौन सा सरकार बन गया था, साम्यवादी सरकार बन गया था, ठीक है ना। और अमेरिका जो है कट्टर पूंजीवाद का समर्थक था उस समय, आज भी है। तो अमेरिका चाहता था कि नहीं, रूस तुम भी पूंजीवादी बन जाओ। उस समय रूस को यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, यूएसएसआर। यहाँ यूएसए है और यूएसएसआर है, बहुत कंफ्यूजन है, थोड़ा सा नए लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है ना, है ना। भूतपूर्व सोवियत संघ, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है। और 1991 में जब टूटा ना, तो उसका जो उत्तराधिकारी देश बना वो बना रूस। इसीलिए आप रूस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई पूछ देगा क्या 1991 के पहले रूस था, तो ना, नहीं था, क्या था, यूएसएसआर था, है ना। लेकिन आप सामने वाला कैसा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और तो 1917 में जब रूस में बोल्शेविक क्रांति के द्वारा साम्यवादी सरकार बना ना, तो इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों के बीच में एक तरह से विचारधारात्मक आधार पर जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया, है ना। तो फिर कहेगा जब सर संघर्ष था तो फिर दोनों इकट्ठे मंच पे क्यों आए। अब ध्यान दीजिए, मान लिया कि आज अफगानिस्तान में जो घटना हो रहा है, उस घटना का विरोध अगर पाकिस्तान करेगा तो भारत के साथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्यों, देखिए, बाकी अफगानिस्तान में हो क्या रहा, पहले ये समझिए, वहां से लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका जा रहा है ना, और फिर से एक प्रकार से वहां राजतंत्र का स्थापना किया जा रहा है। और वह जो राजतंत्र होगा वो एक प्रकार से इस्लामिक कानून के आधार पर चलेगा, ठीक है। तो अगर मान लिया गया जो देश लोकतंत्र का या लोगों के, व्यक्तियों के स्वतंत्रता का, समानता का पक्षधर देश होगा, वो देश कभी तालिबान को समर्थन देगा,
नहीं देगा, यानी उसका विरोध करेगा। अब मान लिया जाए भारत विरोध कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, सब कर रहा है, अगर चीन और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो जनरल देश उसका कर रहे हैं, लेकिन मौखिक रूप से नहीं कर पा रहे क्योंकि ये इसका इंटरनल मैटर है, उस देश का ये आंतरिक मामला है ना। मान लीजिए भारत में ही अगर कुछ इस तरह का उठा पटक हो जाए तो विश्व के अन्य देश को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग का इंटरनल मैटर है, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर मान लिया हस्तक्षेप करे कि नहीं अफगानिस्तान में भी लोकतांत्रिक सरकार होना चाहिए, तो उस कंडीशन में पाकिस्तान में लोग, भले पाकिस्तान जो है लेकिन लोकतांत्रिक सरकार है ना। अरे ठीक है, वो बम के बदौलत, गोली के बदौलत वोट छपवा ले, लेकिन वोट छपवाता है ना, प्रक्रिया को अपनाता है ना, तो प्रक्रिया को अपनाता है तो वो भी लोकतंत्र का समर्थक देश हो गया। तो अगर मान लिया तालिबान के मुद्दे पर पाकिस्तान ने तालिबान का विरोध किया और भारत ने किया, दोनों एक मंच पे इकट्ठे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? लेकिन दोनों क्या है, भीतरिया दुश्मन है। तो दुश्मनी का आधार क्या है? आतंकवाद। दुश्मनी का आधार क्या है? वैसे ही अमेरिका और रूस के बीच में दुश्मनी चल रहा था जिसका आधार था विचारधारा। जिसका आधार क्या था? विचारधारा। क्या विचारधारा था? तो अमेरिका का विचारधारा था पूंजीवादी और रूस का विचारधारा था साम्यवादी। लेकिन परिस्थिति 1939 में ऐसी आ गई कि दोनों इकट्ठे एक मंच पे सवार हो गए कि भाई नहीं, तो कुछ देश जो है विश्व में गैर लोकतंत्र का स्थापना करवाना चाहता है। जापान, जर्मनी, इटली, ये सब क्या था? गैर लोकतांत्रिक देश था, है ना। और वहां तानाशाही था, लोगों के स्वतंत्रता, समानता, ये सब भाईचारा सबको खत्म कर दिया गया था। तब ना जाके अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध जरूरी है। क्यों? लोकतंत्र की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता समानता की रक्षा के लिए जरूरी है। इसलिए विश्व के देशों, आप सब लोग मित्र देश की तरफ से शामिल होकर के इसको बर्बाद कर दिया जाए, ऐसे विचारधारा को पनपने ही नहीं दिया जाए, है ना। तो ऐसे परिस्थिति में चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब इकट्ठा हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहां से थोड़ा व्यवहारिक रूप में चलेंगे। ये आपको सैद्धांतिक बात हमने बता दी, अब अंतर समझ में आपको आ गया होगा कि ठीक है, दोनों के बीच विचारधारात्मक आधार पे क्या था? मतभेद था, लेकिन परिस्थिति बस दोनों इकट्ठे साथ युद्ध लड़े, ठीक है ना। अब जैसे हमने एक एग्जांपल एक देते हैं कि मान लिया आपका पार्टनर है और वो पार्टनरवा जो है आपके साथ रहा कुछ दिन, 10 दिन अच्छे से रहा, और उसके बाद क्या होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो मोबाइल पे लगे बात करने, तो आपको गुस्सा आएगा ना, है ना। और वो भी चिल्ला चिल्ला के अपना पेट में बैठ गया है हमारे, हाँ हेलो, का हेलो बा, कैसन बड़ो, तो बेचारा आप पढ़ रहे हैं तो आपको तो डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? तो आपको क्या आएगा? गुस्सा आएगा। आप उसको 1-2 बार समझाएंगे, क्या बतिया था, जाकर बाहर बतियो ना, बतिया के तुरा तो कहा अच्छा तू पैसा देवे, हम ना दिले का, तो पढ़वा था तू बाहर पढ़, हम अपने रूम में बनी। पहुंच सकता है, 1 से 1 बिस्कोपा लड़का है सब भाई, हमरो पाला पड़ा ऐसा पार्टनर से ऐसा नहीं है। अब मान लिया कि आपका ड्यूटी था सुबह खाना बनाने का, उसका ड्यूटी था शाम को खाना बनाने का। आप सुबह में खाना वाना बना दिए, खा भी लिया, रात में जब 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, अब देख रहे हैं मार लागल में तो आप कहिएगा नहीं भाई भूख लागल बा, हमरा भोरे कोचिंग जाए बताए खाना बनाना दे, तो भूख लागल तो बना ले, हमरा जब फुर्सत हुई तबे ना बना, तो मन तो करिए धोते पफेली तक दबा दी, मन तो ये ना करी, है ना। और बाद आप टिका भी रहे कि अच्छा बुआ तो हमारे बड़ा फसैले बड़ा, अब मजबूरी बा, गांव के लड़का बा, छोड़ियो ना सकता नहीं, है ना। तो इस तरीका से फंसे हुए हैं, लेकिन डेली 2 टाइम बक्सा खो रहा है, और वो तनी उसका संगत गड़बड़ है ना। अब इसी बीच क्या हुआ कि लॉज में किसी और रूम वाला का किसी और लॉज वाला के पीट दिया, ठीक है। तो आप दोनों पार्टनर दोनों निकले, और तले वहां कस के ताना तानी हो गया, तो आपका पार्टनरवा गया रूम में, ले आया पिस्टल, बोले भागा सना तो मार दे, तो भाग गया। वो तो भाग गया, लेकिन होश खराब किसका होगा? आपका ना होगा। रे तू पिस्टल रख ले रही हो काहेला? झगड़ा तो हमरा तोरा में रख, ये तो अचानक न हो गई हो, आ तू खट से निकाल देले हो, लेकिन तू बंदूक काहेला रख ले रही हो? हमरे के मारे ला रख ले रही है, इसका मतलब क्योंकि तोरा से हमरा में झगड़ा चलेला, कंटिन्यू चलता, लेकिन ऐसा परिस्थिति ने आया कि तू हमरा पर तान, और दूसरा पर तू तान दे ले। वही हाल होता है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जैसे होता है ना। आप सबको पता है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत अमेरिका द्वारा जापान पर क्या किया गया? परमाणु बम गिराया। अब जैसे परमाणु बम गिराया ना, परमाणु बम गिरा जापान पर, लेकिन दिल धड़का जोर से रूस का, रे भाई तो एटम बम रख ले बड़ी, तू रखले काहे ले रहे हो?
17 से तो तोरा से दुश्मनी हमारा चलता और रोकले वाले तो बतैले का है ना जब संघई रहनी है संत। मतलब अचानक से रूस को लगा ये तो हमको बर्बाद करने पे तुला हुआ था। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी कुछ ऐसा घटना हुआ। एक बार क्या हुआ, जब जर्मनी पूरा रूस को घेर लिया तो रूस इशारा किया अमेरिका ब्रिटेन को कि भाई तुम लोग उधर से अटैक करो ताकि इसका सेना कुछ उधर चला जाए, हम इधर आजाद जाए। तो अमेरिका ध्यान ही नहीं दिया इस पर। तो रूस को थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध संग है, लेकिन हमारा मारा तो बचाव तो नहीं किया हुआ। तो इस तरह का कुछ घटनाएं घट रही थी। तो लेकिन जब परमाणु बम गिराया ना अमेरिका, तो गिरा तो जापान में, लेकिन धक्का लगा रूस को कि भाई तो बम रख ले बा, काहेले रख ले बा। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसी के एकदम समझिए आधार पे एक विश्व में नया युद्ध शुरू हो गया, शीत युद्ध। शीत युद्ध शुरू हो गया। इधर द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है ना, और वहीं से शीत युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे परमाणु बम गिरा, वहीं से रूस ने एकदम तनातनी शुरू कर दिया। तो परमाणु बम रखा था तो अमेरिका बोला हाँ रखे थे, आज सुनो अब पूंजीवाद का विस्तार करो, प्रचार प्रसार करो, साम्यवाद को छोड़ दो, त्याग दो, तोरो के बर्बाद कर देंगे। बोला अच्छा तू हमारे का बर्बाद कर दो, चल देखो तो इन तोरा के, है ना। तो इस तरीका से दोनों फिर से क्या हुआ, एक बार पुनः विश्व जो है 1945 के बाद विश्व जो है फिर से दो भाग में बट गया। देखिए 39 में दो भाग में बटा था ना, एक तरफ मित्र देश और दूसरी तरफ ध्रुवी देश। आज जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है उसके बाद फिर दो भाग में बट जाता है, एक तरफ पूंजीवादी देश और दूसरी तरफ साम्यवादी देश। वेरी गुड। एक तरफ पूंजीवादी देश और दूसरी तरफ साम्यवादी देश। इस पूंजीवादी देश का नेतृत्व करता कौन था, अमेरिका। इस पूंजीवादी देश का नेता कौन था, अमेरिका। और इस साम्यवादी देश का नेता कौन था, रूस था। अब लगा अमेरिका विश्व के अन्य देशों के साथ गठबंधन करने, आओ सब पूंजीवादी बनो, मेरे साथ रहो, तुम लोगों को खर्चा पानी देंगे, तुम पर कोई अटैक करेगा तो माना जाएगा कि वो अमेरिका पर अटैक है। इससे करके पूरे विश्व में एक तो तहलका मचाने लगा। कोई प्रकार का सैनिक संगठन बनाया, मैंने को संगठन बनाया, कहा कि जो इसमें शामिल होगा ना उसके ऊपर यदि अटैक करेगा रूस तो माना जाएगा कि अमेरिका के ऊपर अटैक है। आओ तुम मेरा मित्र बनो, तुम्हारी सुरक्षा का गारंटी हम देते हैं। और ऐसा संगठन सुने होइएगा नाम कम से कम नाटो, सीटो, सेंटो, ये सब क्या है, सैनिक संगठन अमेरिका के द्वारा बनाया गया है ना। यूपीएससी वाले को विस्तार से इस सब के बारे में पढ़ाएंगे लास्ट में, है ना। ध्यान दीजिएगा, फिर से प्लीज गप नहीं कीजिए, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अमेरिका लगा सैनिक संगठन बनाया, तो रूस कमजोर थोड़ी था, वो भी बनाया। वार्सा पैक्ट कौन सा बनाया है, वार्सा। नाटो के जवाब में कौन सा बनाया, तो ये रूसों का अरे भाई तो नहीं हमारा से शामिल हो जो सन अतोरा पर अटैक करी तो हम समझे रूस पर अटैक हुआ। और रूसों ने कुछ समय बाद परमाणु परीक्षण कर लिया, उसके पास भी परमाणु बम है ना, और उसके पास भी हथियार का कमी नहीं है, आज भी नहीं है। एक बात जान लीजिए, आज भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका डायरेक्ट रूस पर अटैक करके उसको बर्बाद कर सकता है ना, संभव ही नहीं। रूस बहुत मजबूत देश है, बहुत, है ना। तो इस तरीका से दोनों देशों के बीच में कौन सा युद्ध शुरू हो जाता है, शीत युद्ध शुरू होता है। अब क्या होता है, यहीं से कहानी समझना है, यही टर्निंग पॉइंट है। पूरा विश्व बदल गया। एक बार जान लीजिए, जैसे परमाणु बम गिरा ना, एक नया विश्व का जन्म हुआ, है ना, नया विश्व का जन्म हुआ। इन द सेंस, यूपीएससी वाले थोड़ी मेरी बात पर ध्यान देंगे कि पहले वह देश शक्तिशाली होता था जिसके पास ज्यादा से ज्यादा हथियार हो, ज्यादा से ज्यादा सेना हो। लेकिन अब कितनो छोट देश होई और पास परमाणु बम होई तो शक्तिशाली हो गए कि ना हो गए। अब जैसे हमनी के बचपन में माने मिडिल स्कूल में मारपीट करी सन तो 10 गो लड़का के खोजी सन, हाई स्कूल में गई तो 5 गो लड़का 2 गो चकुरी खोजी सन, लड़का कम कहनी सन, हथियार बढ़नी सन। आज जब कॉलेज में गई सन तो अकेला हूँ पिस्टल लेके तान दी सन। अब बतियो का बतिया करे बाबा की ना बानू एगो पिस्टल बा 10-50 गोला के देख ले, एक में निकाल लहरा दे, बस अपने सब ठंडा जी सब। तो वह बात हुआ विश्व के साथ। जैसे परमाणु बम आ गया वैसे छोटा सा छोटा देश भी अगर इस परमाणु बम को रख के किसी को धमकी दे सकता है कि नहीं, तो भाई हम तो पहले ही सब बर्बाद बनी, दोनों को बर्बाद कर दो। आज पाकिस्तान कौन सी के बदौलत डरवाता है, इंग्लैंड डरवाता है, क्या कि उसके पास भी परमाणु बम है, नो डाउट है, भारत के पास भी है, लेकिन उसको खोने के लिए कुछ नहीं, वो ऑलरेडी बर्बाद है। लेकिन भारत एक जिम्मेदार देश है, इसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए भारत जो है सोच समझ के ये करता है। बहुत लोग कहता है मार परमाणु है तो तू मर तो उसका छोड़ दी, वो तो कहे हम मरता मार ना, वो भी का लगल तो मार। तो
यही से जब परमाणु बम हो गया ना, तो रसिया के पास भी हो गया, अमेरिका के पास भी हो गया, है ना, इस तरीके से देखिएगा। उसके बाद रसिया लगा वैसे वैसे देशों को खोज करने जो ब्रिटेन के, अमेरिका के, है ना, इस सब के अत्याचार से तंग आ चुके थे। तो उसी क्रम में अमेरिकी सरकार ने कहा ब्रिटिश सरकार को कि रे ब्रिटेन, आज से ध्यान दीजिए एक और बात, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ ना, तो मित्र देश जीत गया, लेकिन ब्रिटेन हार गया। कैसे हार गया? क्योंकि वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया। सबसे ज्यादा सेना उसी का लड़ रहा था, क्योंकि सब विश्व के ज्यादातर देश में उसी के उपनिवेश थे, तो उसका सबसे ज्यादा खर्चा लगा, उसका सेना त्राहिमाम हो गया, उसकी अर्थव्यवस्था लूट गई, घसीट गई, एकदम पीट गया वो। आज जैसे अमेरिका परमाणु बम गिराया ना, अब सीधे ब्रिटेन के पैर पकड़ लिया। तो आज से राहुल हमर बड़ भाई बहनी अपने जे कहे हम वही करे, हम और दू भाई भाई। उससे पहले ब्रिटेन नेतृत्व कर रहा था विश्व का। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले विश्व का नेतृत्व करता कौन था? ब्रिटेन था। लेकिन जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया ना, वैसे अमेरिका का, मतलब इस साइड से देखा जाए तो अमेरिका का बोलबाला बढ़ गया, और ब्रिटेन जो है तो अमेरिका के चरण कदमों में जाके गिर गया। जा, आज से तुम्हारे बड़ भैया तुझे कहवा से हम करम। तो अमेरिका का सुन, सबसे पहले काम कर, जितना उपनिवेश रखले वाले सब के आजाद कर दे, ना करबे तो रसिया हस्तक्षेप करी और आजादो करवा ली, सपोर्टो में हो जाए देश दुनू ओर से के जान से तो सब फायदा का बा। एकदम जितना जल्दी हो सके जितना उपनिवेश बतौर विश्व में फैलल सब के आजाद कर, रट्टा नहीं मारी। 1945 से 55 में जितना उपनिवेश था सब आजाद हो गया, इसमें रट्टा नहीं मारना है, और ऐसे ही आजाद हो गया। उसके लिए उस देश को संघर्ष भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि माहौल ऐसा हो गया था कि एक तरफ रूस जो था वो दबाव बनाए हुए था भारत पर कि बोल यार जरूरत हो गया तो आवता नहीं। भारत का था रुक रुक, सुभाष चंद्र बोस पहुंच गए थे, कहां कहां, जर्मनी पहुंच गए। देखे जितना ब्रिटेन का दुश्मन था उसके यहां पहुंचे थे सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देश के विरोधी देश यानी जर्मनी, जापान, इटली, ऐसे देशों से मदद सुभाष चंद्र बोस ले रहे थे। तो बताइए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन को डर होगा कि नहीं होगा, अमेरिका को डर होगा कि नहीं होगा कि रूस इसको मदद कर देगा, उसका इसको तो कमजोर हो गया ब्रिटेन, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में तब तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटेन में एक और घटना घटा। वहां पर पहले था कंजर्वेटिव पार्टी का सरकार। किस पार्टी का सरकार था? है ना। और वहां चुनाव हुआ, कंजर्वेटिव पार्टी हार गया, लेबर पार्टी जीत गया। अब लेबर पार्टी जीत गया तो पहले प्रधानमंत्री थे चर्चिल, अब बन जाते हैं क्लीमेंट एटली। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट, बोली एटली, इटली ना, एटली, एटली, ठीक है। मोस्ट भी परीक्षा को पूछता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्लीमेंट एटली, है ना। तो क्लीमेंट एटली साहब लेबर पार्टी, वहां दो पार्टी है प्रमुख रूप से, एक कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा लेबर पार्टी, है ना। तो लेबर पार्टी का जीत होता है और लेबर पार्टी के नेता क्लेमेंट एटली साहब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने जब सारा माहौल देख लिया तो बोला कि अब हम एक मिशन भारत भेजेंगे, और यह मिशन जाकर ना पास्ट ना फ्यूचर प्रेजेंट में बात करेगा, कहेगा नहीं, काम करवा देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्लेमेंट एटली साहब ने अपने मंत्रिमंडल के 3 गो सदस्य, होगो 3 गो, क्रिप्स मिशन था एगो, क्रिप्स साहब आए थे, लेकिन जो इटली ने दल भेजा उस दल में कितने सदस्य थे? 3 गो सदस्य थे। कौन कौन थे? तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स साहब रहिए गई, उनको के भेजल गई। बुद्धिमान आदमी था, इसको छोड़िए नहीं जा सकता था, वार्ता कराने में बड़ा माहिर आदमी था, ठीक है। दूसरे थे एवी एलेक्जेंडर। कौन थे? एवी एलेक्जेंडर, एवी एलेक्जेंडर। और तीसरे थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। इसमें से तीनों में से एक को हेड बनाना था, तो हेड किसको बनाया गया? पैथिक लॉरेंस को। हेड मतलब अध्यक्ष किसको बनाया गया? वो पूछता है परीक्षा में, ध्यान से समझने की कोशिश की, पीछे आवाज आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से कौन प्रधानमंत्री बन गए थे? कौन बन गए थे? क्लीमेंट एटली। थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन आपको याद करा दे। क्लीमेंट एटली किस पार्टी के थे? किस पार्टी के थे? हाँ, परीक्षा में सवाल कहीं से आ सकता है ना, ये भी पूछा हुआ सवाल है। क्लीमेंट एटली का संबंध किस पार्टी से है? लेबर पार्टी, है ना। तो ये तीनों जो थे इनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे। क्या थे? इसीलिए यह जो मिशन आया ना, इसको कहा गया मंत्रिमंडलीय
मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना। क्या कहा गया? या अंग्रेजी में इसी को कहते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट माने कौन चीज? मंत्रिमंडल। पूछा हुआ है सवाल हिंदी में, हम गलती करके आए हैं इसलिए अभी नहीं भूलते हैं। पूछ दिया था मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना भारत कब है? मुझे भाई इतना पढ़नी आज न मिलल था, कौन को पूछा था, हिंदी में डायरेक्ट लिख दिया था कि मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना भारत कब आया। इतना सिंपल सवाल, और हमको लगा ये कौन योजना? अरे भाई इतना इतिहास पढ़नी आज ना लोग, तो ओकरे अंग्रेजी नाम अगर रहित का रहित कैबिनेट मिशन या कैबिनेट योजना, ठीक है ना। तो इस तरह से क्लेमेंट एटली जो लेबर पार्टी से संबंधित है, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्य कौन कौन? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस को भारत भेजने का निर्णय लिया और कह दिया कि एकदम प्रेजेंट टेंस में काम करके आना है, फ्यूचर टेंस में नहीं बतियाना है, पास्ट का कोई चर्चा नहीं करना है, ठीक है ना। तो यही मिशन ये भारत कब आया था? 1946 में। कब आया था? 1946 में भारत आ गया। क्लियर हो गया? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? सब कहानी माहौल दिमाग में बन गया है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया है, शीत युद्ध शुरू हो चुका है, विश्व में शीत युद्ध चल रहा है ना। पूरा तानातानी जोर जबरदस्ती है। अमेरिका चाह रहा है कि विश्व का ज्यादातर देश मेरा पक्ष ले, इधर रूस चाह रहा है विश्व का ज्यादातर देश मेरा पक्ष ले, है ना। और ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे लग रहा है तृतीय विश्व युद्ध कब हो जाएगा कोई गारंटी नहीं। शीत युद्ध का मतलब पहले लाइन समझ लीजिए, सब सुने हैं तो। शीत युद्ध माने ठंडा युद्ध, माने अपना भाषा में भगवे मत, लेकिन मारी ना ओइसन धमकाई, मैंने अपना भाषा में भगवे की भागी, भगवे की भागी। जो युद्ध गोला बम बारूद के जगह पे गाली गलौज प्रचार प्रसार से लड़ा जाए, जो युद्ध वास्तविक धरातल पर न लड़के दिमाग से लड़ा जाए, उसको क्या कहते हैं? शीत युद्ध। अक्सर दो पार्टनरवा के बीच शीत युद्ध चलता रहता है। गारंटी बात है, तो बढ़िया पार्टनर होता का हो, चलेला कि ना चलेला। अक्सर शादी के 3 साल बाद मर्द मेहरारू में शीत युद्ध चलत रहेला। चली अपना के हुई तो बुझाई, मुंह बोले क्या खाइएगा? रोटी। खाना मिली भात। कहा रे भाई पूछ ले तो रोटी खा लिया, आटा खत्म हो गया तो हम क्या करें? शीत युद्ध चलता भाई। अब बियाह भर क्या खाइएगा? तो रोटी, तो घी घसल रोटी मिली। काहे को समय अभी संबंध नया रहेला। अब 3 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद बने होला, गारंटी बा, मत सोची ना होई, लिख के देता नहीं होई, शीत युद्ध शुरू होई, है ना। ओकरा बिना जी भी ना सकता नहीं, ओकरा ओइसन समस्या हो जाला, तो ओकरे के शीत युद्ध कहल जाला। मने लागे कि अब मार हो जाई, होई ना, ओकरे के शीत युद्ध कहल जाला। समझ में बात आवत है नु? खूब बढ़िया समझ। मने लागे नु कि अब ढहकल, अब गरजल, अब होगल मरलक पहले कोनो एगो बीच में चल आई, अच्छा तू कहता रहे तो छोड़ देता नहीं, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के बारे में भी पढ़ाएंगे यूपीएससी वाले को, तो वहां पे इसके बारे में पूरा कहानी सुनेंगे। तो इस तरह कैबिनेट मिशन अब भारत बुलाया जाए। तो कैबिनेट मिशन भारत आता है कब? 1946। और इसने क्लियर कर दिया, जान लीजिए। अब कैबिनेट प्रस्ताव को यहां से जानना जरूरी है। इससे पहले के प्रस्ताव नहीं पढ़ा, हिस्ट्री में पढ़ा देंगे, लेकिन यहां से पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बात उसने कहा कि भारत जो होगा वो क्या होगा? एक संघ होगा। भारत क्या होगा? संघ होगा। और इस संघ में जो देशी रियासत है ना, उस समय भारत ने जब अंग्रेज शासन किया 1857 के बाद और 1947 से पहले, तो 2 प्रकार का राज्य था। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक मान ली भारत है तो इसमें 2 प्रकार का राज्य था। एक राज्य को बोला जाता था ब्रिटिश प्रांत। क्या बोला जाता था? ब्रिटिश प्रांत। और दूसरे को बोला जाता था देशी रियासत। क्या बोला जाता था? देशी रियासत। अब दोनों में फर्क क्या है? फर्क इतना ही है कि ब्रिटिश प्रांत का मालिक दिखावा में भी, व्यवहारिक रूप में भी, हर रूप में अंग्रेज था, लेकिन यहां का मालिक कहेला भारतीय था, लेकिन सारा शक्ति का उपभोग कौन कर रहा था? ब्रिटेन। तो वैसे क्षेत्र जहां पर राजा था, लेकिन वो राजा नाम मात्र का था, ठीक है ना। तो वैसे क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? देशी रियासत।
तो जो कैबिनेट मिशन भारत आया, उस कैबिनेट मिशन ने क्लियर कह दिया कि भारत के लिए एक संघ होगा और उस संघ में क्या क्या कौन कौन शामिल होंगे, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत दोनों शामिल होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को मिला करके 3 प्रकार का हम लोग राज्य बनाएंगे। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का राज्य बनेगा, जिसका नाम होगा भाग क ख ग, पार्ट ए, बी एंड सी। पार्ट ए, बी एंड सी। क्लियर हो गया? कैबिनेट मिशन योजना ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उस प्रस्ताव का महत्वपूर्ण बात फिर से ध्यान दीजिए। सबसे पहले कहा कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत क्या होंगे, दोनों शामिल होंगे, और इन दोनों को मिला करके एक अलग अलग प्रकार का राज्य बनाया जाएगा। तो कितने प्रकार का राज्य बनाया जाएगा? 3 प्रकार का राज्य। कौन कौन? क, ख और ग बनाया जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, चूंकि कैबिनेट मिशन जब भारत आया ना, तो मुस्लिम लीग को भी बुलाया और कांग्रेसी लोग भी थे। तो मुस्लिम लीग से कहा गया, भाई तू क्या चाहते रे, बोल, तोर मांग पूरा कर जाओ। तो कहा कि हम एक को तो बतवे चाहता नहीं, हमारा पाकिस्तान चाहिए। तो कैबिनेट मिशन ने कहा, बिल्कुल तुमको पाकिस्तान नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जिस आधार पे तुम पाकिस्तान मांग रहे हो ना, वो आधार गलत। तुम कह रहे हो कि यहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, तो ये बताओ भारत में केवल मुसलमान अल्पसंख्यक थोड़े हैं, हिंदू को छोड़ के सब अल्पसंख्यक न है। तो फिर सबके लिए एक अलग अलग देश दे दिया जाए, तुम्हारा चले तो। और दूसरा कह रहे हो कि मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, अरे 80% मुसलमान तो कांग्रेसी है, तो फिर तुमको कैसे हम ये कह दे? कहा कि भाग जेबे तो जो तोर बात ना माने। तो कैबिनेट मिशन योजना ने भी पाकिस्तान की मांग को क्या किया? ठुकरा दिया। कैबिनेट मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को माना? नहीं माना, याद रखिएगा, है ना। तो इस तरीका से उसने खारिज कर दिया। अब कांग्रेसियों से पूछा गया, तो कहा कि भाई आजादी दे देता तो ज्यादा बढ़िया रही, लेकिन ठीक बा, अगर नहीं देता तो कम से कम जो देश के शासन चलता ना, उस देश के शासन के संविधान के निर्माता हमनी के रहे, हम संविधान बनावे के चाहते हैं। कैबिनेट तो बस इतना सा बात, सुन भाई काम कर, क्योंकि चुनाव करा ले, एक को चुनाव कराओ, और वो चुनाव के द्वारा सरकारों बना लो अपन, आ संविधानों सभा बना लो, अपन संविधान बनावल शुरू करो सब। वाह, कांग्रेसियों को लगा वाह ये तो गजब भाई हो गया, हम लोग तो यही चाहिए रहे थे कि एगो हम लोग क्या हुआ, अपना सरकार हो जाए, भले वो अंतरिम सरकार हो, तत्कालिक सरकार हो, और जो इस देश का शासन चले, उस देश के संविधान के निर्माता कौन हो? हम लोग खुद हो। ये दोनों बात कैबिनेट मिशन ने मान लिया और कहा कि इसमें फ्यूचर टेंस में ना जाओ, चुनाव कराओ, लेट मत करो। 1946 में आया, 1946 में चुनाव करा लो। तो ओवरऑल यहां मोस्ट वीवीआई बात अब देखिए, निष्कर्ष निकलेगा परीक्षा उपयोगी। तो कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा के लिए अलग चुनाव कहा नहीं, एक वो चुनाव करा लो, उस चुनाव के द्वारा तुम एक अंतरिम सरकार बना लो, और फिर उसी के द्वारा तुम एक संविधान सभा का भी गठन कर लो। इतना बात क्लियर समझ में आ गया? और जो तुम चुनाव कराना ना, उसमें एक प्रतिनिधि चुनना, कितना आबादी पर? 10 लाख। 10 लाख की आबादी पर को प्रतिनिधि चुनना? एगो प्रतिनिधि चुन लेना। ऐसे हिसाब करके आप लोग चुनाव कराइए, और हम उसमें है, हम लोग मदद करेंगे पूरा, है ना। तो इस तरीका से ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन एक बात और इसमें था कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत दोनों शामिल होंगे, लेकिन इसी कैबिनेट मिशन योजना में एक बात और लिखा हुआ था कि देशी रियासत को मन करेगा तो संघ में शामिल होगा, ना तो आजादो रह सकता है। यह बात भी लिखा हुआ था। तो देखिए, ब्रिटेन अभी आपको लग रहा होगा कितना बढ़िया देश है कि पाकिस्तान निर्माण को ठुकरा दिया। वो पाकिस्तान निर्माण को ठुकराया काहे कि पाकिस्तान दुइये पार्ट में ना, भारत दुइये पार्ट में ना टूटता, लेकिन तो 100 पार्ट में तोड़ेगा, 565 पार्ट में तोड़े ला बेचैन था। ब्रिटेन बहुत कमीना देश ना है, वो हम लोग को पूरा तरह से बर्बाद करके जाना चाहता था। उसका कमीना ही अभी आगे हम सुनाते रहेंगे। आप बात समझ रहे हैं मेरा? देशी रियासत को छूट दे दिया कि तुमको मन करे तो संघ में शामिल होना, और नहीं मन करे तो मत होना। अब कौन राजा चाहेगा कि हम दूसरा के अधीन हो जाएं? कौन चाहेगा? तो देखिए आगे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
लेकिन कांग्रेसियों ने सोचा कि अगर एक मुद्दा को लेकर अगर हम प्रस्ताव का विरोध करते हैं तो फिर जो हमको इतना बढ़िया ऑफर मिला है सरकार बनाने का, संविधान सभा गठन का, वो तो चला जाएगा हाथ से। तो कांग्रेसियों ने अनमने ढंग से, किस ढंग से? अनमने ढंग से कैबिनेट प्रस्ताव की बात को स्वीकार कर लिया। चल भाई तो और बात मान लेनी हम। लेकिन मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के बात को नहीं माना, खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया? क्योंकि उसका एक तो डिमांड था, हमरा पाकिस्तान चाहिए, तो पाकिस्तान ओकरा मिलल का। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? कैबिनेट मिशन की मांग को खारिज कर दिया, है ना। कैबिनेट प्रस्ताव को क्या कर दिया? ठुकरा दिया। और कांग्रेसियों ने क्या किया? अनमने ढंग से, एक शब्द अगर यूपीएससी वाले ध्यान दीजिएगा, अनमने ढंग से स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से कैबिनेट मिशन के द्वारा अब क्या होगा? चुनाव होगा। क्या होगा? सबसे पहला काम कैबिनेट मिशन बोला, क्या कहा था कि चुनाव करा लेना। चुनाव करा के क्या करना? सरकार बना लेना। उसके बाद क्या करना? संविधान सभा गठन कर लेना। उसके बाद क्या करना? अपना संविधान बनाना। तो हम लोग ये 3 काम किया जाए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जुलाई 1946 में चुनाव होता है, ठीक है। कुल सीट निर्धारित हुआ 296। कितना सीट निर्धारित हुआ? 296। इसमें से 208 गो स्थान मिला कांग्रेसी को, जबकि मुस्लिम लीग भी लड़ा था, उसको मात्र जो है 73 गो सीटें मिला। और बताइए 73 गो सीट लेकर सरकार बना लेता? चुनाव में तो शामिल हो गया मुस्लिम लीग, लेकिन जैसे 73 गो सीट मिला ना, एकदम पागल हाथी की तरफ बहु गया। सब खत्म करो, नहीं मानते हैं कैबिनेट मिशन को, हड़कंप मचा दिया, है ना। तब उस समय मोहम्मद अली जिन्ना साहब ये लोग थे, तो उनसे पूछा गया, हजूर केंगा विरोध करा गया? बोली ना। तो महात्मा गांधी स्टाइल में, महात्मा गांधी स्टाइल में आजादी मिली, मार काट करो सब। गद्दर फिल्म का शूटिंग करवाना शुरू कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे मनाओ, सीधे एक्शन में आ जाओ, और उस समय तब एक्शन में रहना है जब तक पाकिस्तान हम लोग को मिल ना जाए। फिर से सुनिए, जैसे चुनाव हुआ, उस चुनाव में मुस्लिम लीग को कितना मिला? 73। अब 73 को सीट मिला ना, तो मुस्लिम लीग बौखला गया, पगला गया, और पगला के देश में जो है ना दंगा शुरू करवा दिया, समझ रहे हैं ना। और मतलब उसी को उसने कार्रवाई करना शुरू किया, जिसका नाम है सीधी कार्रवाई दिवस। क्या नाम है? सीधी कार्रवाई दिवस, मोस्ट वीवीआई को परीक्षा में पूछता है। डायरेक्ट एक्शन डे, है ना, किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। इसके अंतर्गत क्या हुआ? तो विरोध हुआ। लेकिन यह विरोध कैसे हुआ? हिंसात्मक तरीके से। कैसे हुआ? यानी जहां भी मुस्लिम लोग बहुसंख्यक में था ना, वहां हिंदुओं को काट मार करना शुरू कर दिया। अब मारामारी शुरू हो, तो जहां हिंदू बहुसंख्यक में वहां मुसलमानों को कटैलन। अन्याय वाला नहीं पढ़ाएंगे, दोनों बताएंगे। और जहां मुस्लिम बहुसंख्यक में था वहां हिंदू कटाया। लेकिन हिंदू ज्यादा शुरू में इसलिए कटाया क्योंकि मुसलमान लोग पहल किया था। मुस्लिम लीग के सदस्य, मुस्लिम नहीं बोलिए, मुस्लिम लीग के सदस्य पहल किए थे, और उन्होंने क्या किया कि इसको हिंदू मुस्लिम दंगा का रूप दे दिया। फिल्म का नाम गदर, शुरुआती सीन याद कीजिए, कटामारी हो रहा है ना। अब क्या था कि चूंकि 208 स्थान कांग्रेसी को मिला था, तो इस समय वायसराय बन गए थे लॉर्ड वेवल साहब। कौन बन गए थे? लॉर्ड वेवल साहब बन गए थे। तो लॉर्ड वेवल साहब ने, कांग्रेस के नेता थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया, बोला कि भाई आप जब जीत गए हैं तो अब सरकार बना दीजिए, है ना। तो इस तरीका से पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गुलाम भारत में पहला भारतीयों का सरकार बन गया, जिसके प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है ना। लेकिन उस सरकार को शब्द याद रखिएगा, अंतरिम सरकार बोला जाता है। क्या सरकार बोला जाता है? आप लुसेंटो में रट्टा मारते हुए अंतरिम सरकार के मंत्री, है ना, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, हई मंत्री, गृह मंत्री, होम मंत्री पढ़ते थे ना, तो अब समझ में कहानी आपको आया होगा कि ये 1947 के पहले कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव के द्वारा बना हुआ सरकार था, जिसके प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बेबल साहब ने मुस्लिम लीग के सदस्य को बुलाया, अली जिन्ना, सबको, ए इधर आओ, क्या कर रहा है सब? तो हजूर दंगा करा रहा बनी, तो बुड़बक हुआ।
जा ना सरकार में शामिल हो जा, आ सरकार के कोमुए मत होके दो, रोड पर तमाशा कोइले से कोनो फायदा बा। तब लोग बुझे अभी बात तो सही कहा था भाई। तो क्या हुआ, मुस्लिम लीग के भी सदस्य न चाहते हुए भी लेकिन सरकार को डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से इस अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। याद रखिएगा, सब परीक्षा उपयोगी बात हम बता रहे हैं, सब आगे सवाल आएगा तो दिमाग हिल जाएगा आपका, कहानी की तरह समझा रहे हैं तो समझते चलिएगा। यानी अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुआ कि नहीं हुआ? शामिल हो गया। क्यों शामिल हुआ? उसका उद्देश्य था सरकार का विरोध करना, सरकार का काम ही ना करे दे जा। और जब सरकार के काम ना करे तो देखने को अपने को भाई कर दे। बात समझ रहे हैं ना? इस तरीका से मुस्लिम लीग के सदस्य क्या हो गए? अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। कांग्रेसियों ने उनको खुश करने के लिए बहुत से मुस्लिम लीग के सदस्य को मंत्री तक बना दिया। जैसे आप देखिएगा, रेलवे मंत्री आसफ अली साहब बन रहे हैं, वित्त मंत्री लियाकत अली खां बन रहे हैं। लेकिन इन लोगों का उद्देश्य सरकार को चलने देना थोड़े था। इनका तो उद्देश्य था सरकार में शामिल हो जाए और सरकार को काम करे में व्यवधान डाले, तो हमें नहीं होने देंगे हम लोग, इनको तंग करे, परेशान करे। अब ये सब इधर हो ये रहा है पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऐसा घोषणा किए कि फिर से तहलका मच गया। उसी घोषणा को कहा जाता है इटली का घोषणा। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट इटली थे ना। तो क्या घोषणा किए? कल ध्यान दीजिए, कल चूंकि बृहस्पतिवार है, बंद कर